Hello, class 6th. Today we will resume our second chapter of your history book, that is the earliest societies. तो अर्लीस्ट सोसाइटीज़ में हमने ये देखा था कि पहले के लोग कैसे रहते थे, केव्स में रहते थे और वो अपना खाना कैसे अरेंज करते थे, हंटर गैदरर्स थे, राइट। हमने स्टोन एज के बारे में भी पढ़ा। तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे वो 3? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो बिल्कुल इनिशियल यानी शुरुआती टाइम था स्टोन एज का। उसके बाद आए मेसोलिथिक यानी कि जो मिडिल वाला पोर्शन था स्टोन एज का, और उसके बाद लास्ट में आया नियोलिथिक, राइट। तो हम पैलियोलिथिक कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा हम लोगों ने ये मैप भी कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने ये मैप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ द पैलियोलिथिक एज। The Paleolithic period was the longest period of the Stone Age and has been further divided into 3 periods. देखो, जो पैलियोलिथिक एज था वो तीनों एजेस में यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों में सबसे लंबा जो था टाइम पीरियड वो था पैलियोलिथिक का, राइट। तो पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे वो 3 पार्ट्स? लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड and upper or late Paleolithic period. Each phase of the Paleolithic age is differentiated on the basis of the tools that developed during each phase. अब आप बोलोगे कि मैम इसको डिवाइड क्यों किया गया? इसको डिवाइड किया गया इसकी स्टडी करने के लिए। स्टडी कैसे करेंगे कि देखो, जो पैलियोलिथिक एज थी इसके अंदर जो टूल्स थे वो बहुत इनिशियल स्टेज के टूल्स थे, यानी कि वो प्रॉपर पॉलिश्ड नहीं थे, प्रॉपर उनमें धार नहीं थी, प्रॉपर पेने नहीं थे, पर फिर भी वो लोग उससे अपना काम चलाते थे। पर ये एक ऐसा टाइम पीरियड था पैलियोलिथिक एज जिसमें टूल्स भी अलग अलग टाइप से मिले। तो जो टूल्स अलग अलग टाइप के मिले उसी बेसिस पे इस पूरे टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। Now methods of creating tools in the Paleolithic period. अब हम लोग टूल्स की तो बात कर रहे हैं। देखो, आज के ज़माने में अगर हम टूल्स की बात करें तो सब बता देंगे फैक्ट्रीज में बनते हैं टूल्स, है ना, लोग बना लेते हैं। स्टोन्स के भी बनते हैं, इसके अलावा आयरन के भी बनते हैं, है ना, अलग अलग मेटल्स को यूज़ करके टूल्स बनाए जाते हैं। पर उस समय टूल्स कैसे बनते थे जब कोई इंडस्ट्री नहीं थी, जब कोई फैक्ट्री नहीं थी, राइट। तो देखते हैं कैसे बनते थे टूल्स। The method of creating stone tools was very crude. One method of creating stone tools was hitting one stone with another stone until it took the desired shape. तो देखो, सबसे आसान तरीका था वो 2 पत्थरों को लेते थे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारते रहते थे, जब तक मारते रहते थे जब तक कि उनको ऐसा शेप नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं, राइट। तो वो कैसे बनाते थे? सिंपल, मतलब कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, कोई इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं। कैसे बनाते थे वो अपने टूल्स? वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मार मार कर अपने टूल्स को बनाया करते थे। अब फीचर्स देखिए। लोअर और अर्ली पीरियड यानी कि जो पैलियोलिथिक है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल और अपर। तो देखो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या टूल्स थे अलग अलग तरीके के, जिनके बेसिस पे इन तीनों को अलग अलग किया गया। सिंपल टूल्स दैट वर रिलेटिवली ब्लंट, थोड़े बहुत पैने हुआ करते थे और बहुत सिंपल टूल्स थे। मिडिल में जब आए, टूल्स वर स्मॉलर, थिनर एंड मच लाइटर दैट द टूल्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड। तो जो मिडिल पीरियड के टूल्स थे वो हल्के थे वजन में और थोड़े से पैने थे, शार्प थे, और इसके अलावा वो काफ़ी पतले थे। पुराने वाले जो लोअर पीरियड के टूल्स थे उनसे काफ़ी पतले थे। अपर रिफाइंड एंड पॉलिश टूल्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस स्टोन पीरियड। अब इसमें क्या थे? इसमें तो पॉलिश भी लोग करने लगे थे, राइट। तो जो टूल्स थे वो देखो हर पीरियड में इम्प्रूव होते चले गए। टाइप्स ऑफ टूल्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स, जो लोअर में थे। मिडिल में क्या आ गए? स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स मतलब वो स्क्रैपर्स क्या करते थे कि ना पत्थरों को पतला पतला तोड़ लिया करते थे और वो काफ़ी पैने होते थे, तो वो जो एनिमल की स्किन को अलग करते थे एनिमल से, उसके लिए वो उसको यूज़ किया करते थे। माइक्रोलिथ्स ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड।
ब्लेड्स एंड बर्न्स। नाउ पैलियोलिथिक साइट्स। अब पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी? शिवालिक रेंज एंड द सोन रिवर वैली, यानी शुरुआत के जो टूल्स थे वो हमें कहाँ मिले? शिवालिक रेंज में। इसके बाद जो बीच वाले थे वो मिले सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैली। इसके अलावा जो अपर पीरियड था वो था भोपाल, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, राइट। तो ये रीजन्स थे जो ये अलग अलग टाइम पीरियड पर इनके जो टूल्स है वो मिले, राइट। Another way of making stone tools was pressure flaking. In this method, the stone was trimmed to acquire the desired shape. और कौन सा मेथड था? देखिए ज़रा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए a stone tool being made by repeatedly hitting one stone with another to give it the desired shape. देखिए मारा जा रहा है ना, इस पत्थर को इस पत्थर से मारा जा रहा है। देखिए इस तरीके से मारकर ये इसको बना रहे हैं और ये इसे तब तक इस पत्थर से मारते रहेंगे जब तक कि इनका डिजायर्ड शेप, यानी जो ये शेप चाहते हैं वो ना मिल जाए। ओके, तो एक था प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में जो स्टोन्स थे उनको ट्रिम किया जाता था उस शेप में, जिस शेप में वो उसको यूज करना चाहते थे। Instead of constantly hitting the stone was placed on the hard surface and then other stone was placed on top of it at a certain angle. The second stone was then hit with another stone to give the stone tool the desired shape. तो कैसे करते थे कि एक टूल उसको स्टोन को रख लेते थे, उसके ऊपर दूसरे स्टोन को, यानी कि ये आपका एक स्टोन हो गया, ये दूसरा स्टोन हो गया, तो इस स्टोन पर इस स्टोन को ऐसे एक एंगल पे रखते थे, ऐसे करके रख लिया और फिर तीसरे स्टोन से इसको हिट करते थे। समझ में आया? तो सिर्फ 2 स्टोन नहीं थे, 3 स्टोन इस तरीके से काम करते थे कि इसे हमें बनाना है, हमारे टूल है ये हमारा जो बनेगा आगे जाकर, ये इसको हमने एंगल पे लगा लिया और फिर तीसरे स्टोन से हमने इसको हिट किया। ओके, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज वो था, इस फेज में डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज। Fire was the most significant discovery of early humans. Fire was discovered by accident. अब ऐसा नहीं है कि कोई हंटर गैदरर ना डांस करता हुआ गया कि आज तो मैं फायर की डिस्कवरी करूंगा और उसने जाके फायर की डिस्कवरी कर ली। ऐसा नहीं हुआ था, ये एक एक्सीडेंट था। इसके बारे में उनको खुद नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है और ये चीज़ उनको कैसे मदद करेगी। It was just an accident. While rubbing 2 stones, early humans saw sparks flying. These sparks somehow came in contact with dry leaves, causing a fire. अब आप बोलोगे मैम ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो एक्सीडेंट ये हुआ कि देखो जो हंटर गैदरर्स थे वो टूल्स बनाते थे, जो हम अब तक पढ़ते आए। तो वो टूल्स कैसे बनाते थे? दो पत्थरों को लेके आपस में ऐसे ऐसे टकरा के बनाते थे। तो जब वो जो स्टोन्स थे वो आपस में टकराते थे तो स्पार्क निकलती है। इवन अभी भी आप अगर 2 स्टोन्स को आपस में काफ़ी तेज रब करोगे तो उसमें से स्पार्क निकलेगी। अब स्पार्क हमेशा निकलती थी। आप बोलोगे कि मैम ये अचानक से कैसे हुआ? तो अचानक से ऐसे हुआ कि स्पार्क हमेशा निकलती थी, पर एक बार ये इंसिडेंट हुआ होगा कि जो ड्राई लीव्स थी यानी सूखी हुई पत्तियाँ थी वो उस स्पार्क के कांटेक्ट में आ गई और उसने वहाँ पर आग पकड़ ली। They got scared and ran away and waited for it to burn out. They eventually found out that animals were also scared of fire and did not come near it. अब उन्होंने देखा कि भाई वो डर गई, जैसे ही आग लगी वो डर गई, वो भाग गए वहाँ से और दूर खड़े होकर देखने लगे कि कब ये आग बुझेगी और वो उसके पास जा पाएंगे। इस पूरे इंसिडेंट में उन्होंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि जिस तरीके से आग से वो डर गए, इसी तरीके से बाकी के एनिमल्स भी इस आग से डर गए। Gradually, they discovered that they could use fire for various purposes. The fire could give them light in the night, keep them warm, and also be used to cook food. धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि जो ये फायर है वो इनका और भी बहुत कुछ यूज़ कर, उन्हें समझ में आने लगा कि जो फायर है वो और भी उनके यूज़ में आ सकती है। जैसे कि जो फायर है वो उनको गर्म रख सकती है, फायर उनको फूड कुक करने में मदद कर सकती है, इसके अलावा रात को लाइट भी दे सकती है। ओके,
More significant than the discovery of fire was how the early humans learned to control fire and use it to their advantage. उससे भी ज़्यादा जो यूज़फुल था वो ये था कि डिस्कवरी तो हो गई फायर की, पर उस समय के लोगों ने फायर को कंट्रोल करना कैसे सीखा और जो फायर थी उसको इस तरीके से कैसे वो अपने यूज़ में लाए कि उन्हें प्रॉपर बेनिफिट उस फायर के मिल पाए. ना अर्ली केव्स पेंटिंग. देखो अर्ली केव पेंटिंग से ही हमें इस टाइम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है. Many cave paintings have been found that belong to the Stone Age. Most of the paintings depict the everyday life of people, including images of hunting, dancing, और परफॉर्मिंग सम रिचुअल. देखो उस समय पे लोग पढ़ना लिखना तो ऑफकोर्स नहीं जानते थे, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते, तो वो एक्सप्रेस करते थे ड्राइंग्स के थ्रू. जहाँ पर भी वो रहते थे, चाहे वो ट्री हो, चाहे ट्री के बाग्स हो, चाहे वो केव्स ही क्यों ना हो, वो उन पर पेंटिंग करते थे. और वो पेंटिंग कैसे करते थे, वो पेंटिंग करते थे जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके कलर से उन पेंटिंग्स में कलर फिल किया करते थे. अब वो बनाते क्या थे, तो बनाते वो थे जो वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल डांस या किसी तरीके का कोई अगर वो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो हंटिंग करते हुए भी जो ड्राइंग्स थी उनको ड्रॉ किया करते थे. Early humans may have painted these images to express themselves, or these images may have been created to mark some ceremony. Bhimbetka in Madhya Pradesh is home to the oldest cave paintings that date back to the prehistoric time. तो मध्य प्रदेश में भिमबेटका है, ये एक ऐसी केव है जहाँ पर काफ़ी कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं स्टोन एज की. UNESCO declared the Bhimbetka cave as a World Heritage Site. These cave paintings were discovered by V.S. Wakankar and exhibit traces of early humans' life in India. तो ये जो caves हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं जिससे हम स्टोन एज के लोगों के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए. The art depicted in the cave paintings of Bhimbetka is quite similar to the art found in the cave paintings of Bushmen in Kalahari and the Lascaux cave paintings in फ्रांस. अब एक चीज़ देखो कि इंडिया में जो पेंटिंग्स मिली वो काफ़ी सिमिलर थी जो फ्रांस में पेंटिंग्स मिली. ओके. The unique feature of the Bhimbetka cave paintings is that these paintings are not engraved but have been made by using some sort of color. दूसरी चीज़ जो इसकी थी कि देखो पेंटिंग का या पेंटिंग या ड्राइंग का मतलब उनका सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने जो कलर्स थे वो यूज़ किए, कलर्स के अलावा वो इनग्रेव भी करते थे. जैसे देखो अगर ये केव की वॉल है तो इस पर अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे पत्थर से किया जाएगा तो देखा है वो स्क्रैपिंग करके भी आप पेंटिंग्स को ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो वॉल्स पर, है ना. तो इस तरीके से भी पेंटिंग्स मिली, कुछ कलरफुल मिली. तो जो भिमबेटका केव्स की जो यूनिक फीचर है वो ये है कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स मिली उसमें कलर्स यूज किए गए थे. कलर्स लाइक रेड, वाइट, ग्रीन एंड ओक्रे हैव बीन यूज्ड in the paintings that are basically centered around the day-to-day life. These colors may have been created by powdering certain rocks or using plant-based dyes and then making a paste by using water and in some cases animal fat. तो देखो अंदाज़ा लगाओ कि वो लोग होशियार कितने होंगे कि जो ट्रीज़ अवेलेबल हैं या फिर जो उनके आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं कलरफुल, उन्होंने उसको पाउडर में कन्वर्ट किया होगा, फिर उसमें पानी मिलाया होगा या एनिमल फैट मिलाया होगा, फिर वो कलर बनाया होगा और उसके बाद उन्होंने उन वॉल्स को पेंट किया होगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेसोलिथिक एज, दैट इज द मिडिल फेज ऑफ द स्टोन एज. द मेसोलिथिक एज इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज. यानी कि ओल्ड स्टोन एज जहाँ पर फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके अलावा भाई जो टूल्स थे वो भी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो जो ओल्ड स्टोन एज से थे अब लोग बाहर आने लगे न्यू स्टोन एज की तरफ. मेसोलिथिक originates from the two Greek words. Mesos means middle and lithic means stone. The Mesolithic period lasted from 10,000 BCE till about 8,000 BCE.
The crude tools from the Paleolithic period were replaced with sharp and pointed tools. तो अब तक जो crude tools थे यानी कि इतने ज़्यादा sharp नहीं थे, इतने ज़्यादा पैने नहीं थे, अब जो tools बनने लगे वो sharp थे, वो पैने थे, pointed थे. Some tools found during this period were smaller in size. These tiny stone tools, which were not more than 5 centimeters in size, were called microlith. और जो 5 सेंटीमीटर साइज तक के टूल्स थे उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स. Due to their small size, these stone tools could also be attached to sticks or bones and be used to hunt as well as dig the ground. वो क्या करते थे आपके उस छोटे से टुकड़े को किसी बोन में या किसी वुड में फंसाकर और उसे खोद भी सकते थे और उससे हंटिंग भी करते थे. The Mesolithic sites in India are found in Rajasthan, Gujarat and parts of Uttar Pradesh. Some of the major Mesolithic sites in India are Tilwara and Bagor in Rajasthan, Langhanj in Gujarat, Sarai Nahar Rai, Lekhaiya, Bagaikor, Morhana Pahar, Mahadaha, Damdama in Uttar Pradesh, Bimbetka and Adamgarh in Madhya Pradesh, Birbhangpur in West Bengal and Sanganakulu in Karnataka. तो ये सारी साइट्स हैं जो कि मेसोलिथिक साइट्स को बिलोंग करती हैं. अब हम बात करेंगे नियोलिथिक एज की. नियोलिथिक मतलब जो लास्ट फेज था स्टोन एज का. द स्टोन एज इज द थर्ड and final stage of the Stone Age. This period lasted from 8000 BCE till about 4000 BCE. The Neolithic period witnessed the beginning of the cultivation of crops and the domestication of animals. देखो नियोलिथिक में जो सबसे इम्प्रूवमेंट होने वाली चीज़ थी वो थी कि लोग अब क्रॉप्स उगाने लगे थे, यानी कि एक जगह पर वो रुकते थे और अपनी खुद की फसल उगाया करते थे. इसके अलावा वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना सीख चुके थे, यानी कि उन्हें ये पता था कि एनिमल्स उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन में हो, फिर चाहे वो बाकी के जो चीज़ें एनिमल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क. तो इसके लिए भी एनिमल्स उनके लिए यूजफुल थे और उन्होंने उनका डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था. Early humans in the Neolithic period now settled in one place rather than moving from one place to another in search of food. अब गैदरर नहीं रहे थे, हंटर तो वो अब भी थे, भाई हंटिंग तो करते थे, पर गैदरिंग अब नहीं करते थे इतनी, क्योंकि अब वो एक जगह पर रुककर क्या करने लग गए थे, क्रॉप प्रोडक्शन करने लग गए थे. The tools of the Neolithic period were polished and refined. Since early humans had started cultivation, their requirement for tools changed. Now they used macrolith blades in addition to tools made of polished stones and bones. The Neolithic period saw the use of tools like axes, edges, chisels and scythes. तो अब वो अलग अलग टाइप के टूल्स यूज़ करने लगे थे. हंटिंग के लिए तो वो टूल्स यूज़ करते ही थे, इसके अलावा वो जो अब टूल्स यूज़ करने लगे थे वो इस टाइप के टूल्स थे जिनसे वो क्रॉप प्रोडक्शन में अपना जो टिलिंग है या प्लगिंग है वो उससे कर पाए. Now, Mehrgarh in Balochistan is an important Neolithic settlement. In India, important Neolithic sites include Burzahan and Gufrkaral in Jammu and Kashmir, Chinant in Bihar and Belan Valley in Uttar Pradesh. Right? Now we have completed this chapter. You have to do these key terms in your notebook along with the difficult words. Then you have to draw this mind map. इस mind map में आप देखेंगे कि आपको पूरी information दी गई है. That our Stone Age is divided into 3 parts. That is Paleolithic Age, Mesolithic Age and Neolithic Age. इसके अंदर tools किस टाइप से थे और कौन कौन सी इनकी sites थी. Okay? तो इस question answers हम लोग next class में discuss करेंगे. Till then, bye and do your work.